हम तो आईने हैं, दिखाएंगे दाग चेहरों के, हाँ। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुंबई को जो कहा जाता है कि ये 7 आइलैंड है, क्या सच में वो 7 आइलैंड हैं मुंबई में अभी भी? क्या मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे? कोंकणी मौर्य की राजधानी थी। जितने सेठ थे सारे के सारे अफीम के कारोबार से जुड़े थे। खींचो न कमानों से, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। मुंबई का एक रूप है, वो अफीम सिटी भी है, द ओपियम सिटी। वास्तव में छोटे गांव में बड़ा टैलेंट बसता है और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, अमेठी के पास जंगल रामनगर में, एक ऐसा ही टैलेंट है जो अमेठी के गांव से निकला और सीधा मुंबई पहुंचा और आज मुंबई के बड़े इतिहासकारों में शुमार है। जब भी मुंबई के इतिहास को लेकर कोई चर्चा होती है तो उनके बिना उस चर्चा का पूरा होना संभव नहीं है। बड़े बड़े इतिहासकार भी कहते हैं कि अरे गूगल मत करिए, उन्हीं को फोन लगाकर पूछ लीजिए, पूरे मुंबई का सही और एग्जैक्ट इतिहास आपको मिल जाएगा। आज वही शख्सियत हमारे साथ हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, महुआ खबर देख रहे हैं आप। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले उनकी इस एक किताब से आप परिचय कर लीजिए, आमची मुंबई 2। ये किताब जो पूरे मुंबई के इतिहास के बारे में हर एक कहानी बताती है, यानी कि ये मानिए कि अगर आप 100 किताबें इतिहास की पढ़ेंगे तब भी शायद मुंबई का इतना इतिहास ना हासिल कर पाए जितना इस इकलौती किताब से होगा। राजेश विक्रांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है राजेश जी आपका महुआ खबर पर। धन्यवाद सर। राजेश जी, कैसे शुरुआत हुई? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि कैसे आप अमेठी से मुंबई का रुख आपने किया। देखिए, अमेठी के एक छोटे गांव में मेरा जन्म हुआ और बहुत कम उम्र में मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि भले ही रोजी रोटी की तलाश की मंजिल जो हो, लेकिन मुझे अपना जो मुख्य करियर है वो लेखन की दुनिया में, पत्रकारिता की दुनिया में बनाना है। इसलिए जब मैं 1988 में अमेठी से मुंबई पहुंचा तो मेरे सामने एकदम क्लियर था। छुटपुट लेखन करने के बाद मैंने नवनीत हिंदी डाइजेस्ट से करियर शुरू किया जी। और उसके बाद मुंबई में वो 90 का दशक जो था, सांध्य दैनिकों का दशक था। फिर मैंने काम किया संध्या जनसत्ता के लिए, फिर हमारा महानगर के लिए, और 23 फरवरी 1993 को शिवसेना के मुखपत्र दोपहर का सामना की शुरुआत हुई और मैं उस अखबार से जुड़ गया। उसके बाद से मेरे करियर ने एक रफ्तार पकड़ ली। तब से अब तक मैं बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अमेठी के या उत्तर प्रदेश के जो इधर की एरिया के बच्चे हैं या जो लोग हैं वो देखते हैं कि सबसे पहले दिल्ली चलो का नारा लगाते हैं वो, आप चले गए तुरंत मुंबई। और दूसरी बात ये कि जब पत्रकार बनना हो तो पड़ाव दिल्ली नोएडा होता है, आपका मुंबई कैसे हुआ? मेरा मुंबई इसलिए हुआ, मुंबई के बारे में मेरे मन में उस समय बहुत सारे आकर्षण थे। नंबर 1, उसको बॉलीवुड कहते थे उस जमाने में भी। 1988 में भी मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और दूसरी सर, इन सब मामले में हमारे जब हमारा ये माइग्रेशन होता है उसके मामले में एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है कि वो एक सूत्र होता है आपके पास। जब आप अमेठी से या कहीं से निकलते हैं तो उस शहर को पहले उस शहर में पहले जाते हैं जहाँ पे आपका कोई परिचित रहता था। तो यहाँ मुंबई में मेरे एक रिश्तेदार रहते थे जिनका मेरे प्रति स्नेह था, तो बस मुंबई में पहुंच गया। उस समय हो सकता है दिल्ली में ऐसा कोई मतलब हित चिंतक रिश्तेदार न दिखा हो। ये अगर मुंबई के इतिहास का गूगल आपको कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस पर आश्चर्य होना चाहिए, है ना। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मुंबई को जो कहा जाता है कि ये 7 आइलैंड है, क्या सच में वो 7 आइलैंड हैं मुंबई में अभी भी? हाँ, वैसे इस सवाल का जवाब क्या है कि मेरी जो पुस्तक है आमची मुंबई 2, उसमें पहला लेख वही है, वे 7 द्वीप जिन्हें हम मुंबई कहते हैं। ठीक है, मुंबई को 7 आइलैंड की सिटी कहा जाता है। लेकिन क्या मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे
जो 7 द्वीपों में जिक्र है, एक तो मुंबई द्वीप है, छोटा कोलाबा है, माहिम है, फिर कोलाबा है, परेल, मझगांव, वर्ली, ओल्ड वुमेन आइलैंड यानी बुढ़िया का द्वीप। ये ऐसा कहा जाता है कि मुंबई इन 7 द्वीपों से मिलके बनी, रिक्लेम कर कर के आज जो है वो सब द्वीप एक साथ जोड़ दिए गए। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊं सर कि ये 7 द्वीपों की थियरी आई कहाँ से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको आप कार्टोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी यानी हाथ से नक्शे बनाने की कला। वो मुंबई पे जो हाथ से बनाया हुआ पहला नक्शा है वो पुर्तगीज का है, एक उसमें 1600 का है, उसमें सिर्फ 5 द्वीप दिखते हैं, मुंबई द्वीप, माहिम, कोलाबा, परेल, मझगांव, इतने। फिर ये 7 द्वीप कैसे हुए? तो इस मामले में टिम राइडिंग ने, एक बहुत बड़े भूगोल वेत्ता हुए हैं, उन्होंने शोध करके निष्कर्ष निकाला कि 7 की बजाय ओरिजिनल मुंबई में 5 द्वीप थे। बाद के इतिहासकारों ने, बाद के भूगोल वेत्ताओं ने, बाद के सर्वेयर्स ने मिसकंसेप्शन करके उसको 7 बनाया। लेकिन 7 की थियरी आई कहाँ से? बहुत बड़े भूगोल वेत्ता हैं टॉलेमी, उन्होंने पूरी दुनिया का इतिहास, भौगोलिक इतिहास लिखा है। उनकी पुस्तक है ज्योग्राफिका, उसमें जो मुंबई इलाके का जिक्र है सर, वो है हेप्टानेशिया के रूप में। बहुत पुरानी किताब है टॉलेमी की। तो अब मजे की बात यह है कि हेप्टानेशिया का अर्थ ही 7 होता है। उसके बाद पूर्ववर्ती लोगों ने वो एक ही द्वीप को 2-2 करके एक के 2 हिस्से कर दिए। जैसे कोलाबा है वो एक है, लेकिन उसके बारे में क्या किया, वो एक छोटा कोलाबा और एक बड़ा कोलाबा, एक को 2 बना दिया। ये करते करते उसको 7 द्वीपों का आइलैंड की थियरी ये प्रतिपादित की। ओरिजिनल द्वीप मुंबई में वो 5 हैं। अच्छा, लेकिन एक एलिफेंट द्वीप की भी बात होती है, उसका जिक्र आपने नहीं किया अभी तक बातचीत में। ये अच्छा सवाल है। एलिफेंटा मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पे एक द्वीप है, एक ऐतिहासिक द्वीप है एलिफेंटा। वो इसलिए कि एलिफेंटा की भी एक कहानी यह है कि ये पहले कोंकणी मौर्य की राजधानी थी, तब इसका नाम था घारापुरी यानी अग्रहारपुरी। और एलिफेंटा की गुफाएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिमूर्ति की बहुत पुरानी गुफाओं की वजह से प्रसिद्ध हैं। हर साल कई लाख पर्यटक वहाँ पे जाते हैं और ये सर यूनेस्को द्वारा संरक्षित साइट है। यहाँ पे गाइड टू बम्बई में मैकलिन ने लिखा है कि यहाँ पे पहले पत्थर का बहुत बड़ा हाथी था जी। तो उस पत्थर की हाथी की वजह से, क्योंकि मुंबई पे पहला कब्जा पुर्तगीजों का हुआ, अंग्रेज बाद में आए। पुर्तगीजों ने अंग्रेजों को ये द्वीप दहेज के रूप में दिया था, अंग्रेज बाद में आए। तो जब पुर्तगीज आए तो वो जो पत्थर का हाथी था उसको देख के इसको एलिफेंटा कहने लगे। इस द्वीप को, उस द्वीप के नहीं तो उसका जो असली नाम है घारापुरी था, अग्रहारपुरी। और एक ज़माने में बहुत समृद्ध द्वीप था। मौर्य एक राजाओं की, कोंकण के मौर्य राजाओं का भी मुंबई में यह रहा शासन, उनकी राजधानी थी। अच्छा, एक मैं ये इसमें पढ़ रहा था तो बड़ा दिलचस्प है ये कि अमेरिकी राष्ट्रगीत का मुंबई कनेक्शन, जो अमेरिका का राष्ट्रगीत है ना, वो शौकिया कवि फ्रांसिस स्कॉट की ने लिखा, स्टार स्पेंगल्ड बैनर इस नाम से है वो। और वो उसकी जो रचना हुई मुंबई में, देखिए मुंबई में एक वाडिया जो घराना है ना, वो बहुत बड़ा शिप बिल्डर था एक ज़माने में। अच्छा। वाडिया के बनाए हुए जहाज जो है वो इंग्लैंड की और लोगों की नौसेना में उपयोग किए जाते थे। मतलब हकीकत में मुंबई जब अंग्रेज़ों ने ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका हेडक्वार्टर सूरत से मुंबई शिफ्ट किया तो वाडिया को वो लेके आए सूरत से, उनको यहाँ फैसिलिटी दी, इन्होंने जहाज़ बनाना शुरू किया। तो वाडिया ने एक जहाज़ बनाया HSS मिंडन, जो अमेरिकी नौसेना में कमीशन्ड था। और ये बात है सर सन 1812 की। उस समय युद्ध का माहौल था, अमेरिका का कई
देशों के साथ युद्ध चल रहा था। फ्रांसिस स्कॉट की जो है पॉजिटिव विचारधारा के कवि थे, तो उनके पास उस समय ये चीज़ें नहीं थी, फ़ोन नहीं थे, और जब जैसे जैसे युद्ध की घटनाएं आती थी तो बहुत दुखी हो जाते थे। और उसी दुख के दौरान जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखी अमेरिका को लेके, अमेरिका की संप्रभुता को लेके, तो एक कविता लिखी भारत में के अग्रणी उद्योगपति वाडिया द्वारा बनाए हुए जहाज HSS मिंडन पे बैठ के, उस समय वो बाल्टीमोर, अमेरिका के बाल्टीमोर बंदरगाह से थोड़ी दूर पे खड़ा था, लंगर डाले वो जहाज। तब फ्रांसिस स्कॉट की ने कविता लिखी द डिफेंस ऑफ फोर्ट हेनरी, जो आगे जाके अमेरिका का राष्ट्रगीत बन गई। अच्छा, मुंबई को माया नगरी, बॉलीवुड, आर्थिक राजधानी तमाम नाम दिए जाते हैं, तो क्या यही मुंबई है? इन्हीं सबसे पूरी होती है मुंबई, या और कुछ भी है जो छूट रहा है अभी? सर देखिए राणा साहब, हम आज मुंबई को बॉलीवुड जानते हैं, कमर्शियल कैपिटल जानते हैं, बहुत सारी कि बहुत बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन एक मुंबई का ये आज का पक्ष है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं थी कि शुरुआती विक्टोरियन युग है, जो पहले जो है ये जो द्वीप है, अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दिए थे। ये 1857 की क्रांति के बाद पूरा का पूरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज़ों ने लिया। तो जो शुरुआती विक्टोरियन युग है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुंबई अफीम सिटी कही जा सकती है। अच्छा, द ओपियम सिटी। ओपियम सिटी का मतलब है यहाँ अफीम नहीं पैदा होती। हाँ। मुंबई में हकीकत में कोई खेती लायक या इस तरह की कोई ज़मीनें नहीं है। हाँ। मुंबई शुरू में अफीम का बहुत बड़ा केंद्र था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। अगर आप मुंबई के बारे में जानते हैं तो सर जमशेद जी भाई का नाम आपने सुना होगा। वो जे अस्पताल है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुंबई के लिए सर जे ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन सर जे को इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आई? अफीम के कारोबार से। और उस जमाने में मुंबई के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी बड़े बड़े घराने हैं, चाहे वो बानाजी हों या वाडिया हों, जिस जहाज निर्माता परिवार का, शिप बिल्डर्स का हमने आपसे जिक्र किया, चाहे कामा हो, चाहे भिकाजी हो, चाहे कावस जी हो, पारेख हो या मोतीचंद हो, जितने सेठ थे सारे के सारे अफीम के कारोबार से जुड़े थे। और पूरा शहर, एक समय ऐसा था कि पूरे शहर में अफीम के गोदाम चारों ओर थे, क्योंकि उन लोगों को इसको बाहर के देशों में बेचना होता था। तो बॉलीवुड या माया नगरी, भारत की आर्थिक राजधानी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी के अलावा जो मुंबई का एक रूप है वो अफीम सिटी भी है, द ओपियम सिटी। एक किस्सा है जिसमें उस पर शायद मूवी भी बनी है कि एक समाज सुधारक पत्रकार करसन दास जी और महाराजा बनाम जो केस है उसका जिक्र भी मैं इस किताब में देख रहा हूँ। अच्छा। क्या है ये असली में, ये जो 1862 में हुआ? देखिए, आजकल के ज़माने में हम जिन बुराइयों को या साधु महात्माओं के बारे में कुछ नेगेटिव बातें सुनते हैं, हाँ। ये पहले भी थी। हाँ। ये 1860 के दशक का किस्सा है। बहुत बड़े संत थे, ब्रिज रतन जी महाराज वैष्णव संत थे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। और दूसरी ओर करसन दास मूल जी, समाज सुधारक पत्रकार, वो करसन दास मूल जी दादा भाई नौरोजी के अखबार राष्ट्र गोफ्तार, हाँ। बहुत बड़ा अखबार था दादा भाई नौरोजी का, उसमें भी काम कर चुके पत्रकार थे। बाद में उन्होंने अपना एक अखबार निकाला, एक फाइनेंसर मिल गया, प्रेस वाला मिल गया, तो करसन दास मूल जी ने अखबार निकाला सत्य प्रकाश। और करसन दास मूल जी के बाद, बहुत बाद में अकबर इलाहाबादी ने लिखा, जो पत्रकारों पे कि ये खींचो न कमानों से, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। या आज के ज़माने में कैसरुल जाफरी का एक शेर है, हम तो आईने हैं दिखाएंगे दाग चेहरों के, हाँ। जिसे खराब लगे
सामने से हट जाए। उस जमाने में 1860 में करसनदास मूल जी ने अपने अखबार सत्य प्रकाश के जरिए उन वैष्णव संत ब्रिजरतन जी महाराज की जो और समाज की जो बुराइयां थी, उस जमाने में एक चरण सेवा की प्रथा थी। हाँ। चरण सेवा यानी समाज की महिलाएं पहले आती थी, ब्रिजरतन जी महाराज की सेवा करती थी। अब उनके साथ क्या होता था वो एक अलग मुद्दा है उस समय, लेकिन ब्रिजरतन जी महाराज का था। ब्रिजरतन जी महाराज इस तरह के कामों में बहुत कुख्यात हो गए थे और करसनदास मूल जी के अंदर एक समाज सेवा की भावना थी कि पत्रकारिता के जरिए कुछ कहना है। तो करसनदास मूल जी ने ब्रिजरतन जी महाराज के खिलाफ, उनकी बुराइयों के खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं, उनकी बुराइयों के खिलाफ एक झंडा बुलंद किया, विद्रोह किया और करसनदास पे कई हमले भी करवाए। बिल्कुल। ब्रिजरतन जी महाराज ने, लेकिन वो झुके नहीं, न रुके। स्थिति ये आ गई कि ब्रिजरतन जी महाराज ने कोर्ट में केस कर दिया मानहानि का। 50,000 रुपये 1862 में 50,000 रुपये की मानहानि का दावा कर दिया। लेकिन चूंकि आप एक बात ध्यान रखिए कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और करसनदास मूल जी को वो सच्चाई के साथ थे, तो सच्चाई की जीत हुई। अदालत ने इस केस को खारिज किया। वही मुकदमा है महाराज मानहानि केस 1862 और बाद में 2023 में नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर रिलीज हुई महाराज। हाँ, आमिर खान का बेटा। हाँ, जुनैद खान ने करसनदास मूल जी की भूमिका निभाई और एक बहुत फेमस केस हुआ। लेकिन उसके बाद तो इस तरह की चीजें, इसका फायदा क्या हुआ कि इस तरह की चीजें कम हो गई और ब्रिजरतन जी महाराज को मुंबई छोड़ के सूरत की ओर प्रस्थान करना पड़ा। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी जो हम बात अभी हाल ही में कर रहे हैं, लेकिन ये तो लगभग 1800 के आसपास मुंबई में शुरू हो चुका था। तो वो कहानी क्या है? वो कहानी सिर्फ इतने से जानिए राणा साहब कि 2026 में हम नारी सशक्तिकरण खूब सुनते हैं और मुझे लगता है कि आप 15-20 सालों से सुन रहे होंगे। लेकिन 1860 में मुंबई में यानी भारत में नवीबाई लूढ़ा नामक की एक महिला थी जिसने बॉम्बे की ब्रिटिश सरकार को 2 बार मुकदमे में पराजित किया था। तीसरी बार जब मुकदमा की अपील हुई, सरकार इनके खिलाफ, नवीबाई लूढ़ा के खिलाफ कोर्ट में गई, तो जो ब्रिटिश गवर्नर था उसके एडीसी ने, उसके सेक्रेटरी ने उसको सलाह दी कि सर, पूरे शहर में, मुंबई में आपकी जो है इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं कि आप एक अनपढ़ महिला से 2 बार केस हार चुके हैं। तब सरकार ने सलाह दी गई कि सर, इस केस को अगर आप खारिज नहीं करते हो तो आगे बहुत अच्छे परिणाम नहीं हुए। ब्रिटिश सरकार, जिसके बारे में कहा जाता है ना कि उसका सूरज कभी डूबता नहीं, फिर सरकार ने सोच के उस केस को खारिज किया। नवीबाई लूढ़ा ने वो नारी सशक्तिकरण की जो मिसाल है ना 1860 के दशक में एक बहुत नए तरीके से पेश की और आजकल की महिलाएं, मतलब चाहे मुंबई की हो चाहे जहाँ की, उनसे प्रेरणा लेती हैं कि एक विधवा ने कल्याण जी के मरने के बाद एक तो परिवार का केस जीता, बिल्कुल, और दूसरा फिर सरकार के खिलाफ वो एक बिल्डिंग का मुद्दा था, एक प्लॉट इनको दिया गया था, लेकिन सरकार पहले से पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी, वो अड़ंगे लगा रही थी। उधर कल्याण जी ने प्लाट पे निर्माण कार्य शुरू किया। ये प्लाट इस समय मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 100-200 मीटर के उस पे है। इन्होंने मतलब प्लाट पे शुरू किया था और कल्याण जी का आकस्मिक निधन हो गया। अच्छा। परिवार पे दोहरी, एक तो HUF का उनको केस झेलना पड़ा, दूसरे सरकार पूर्वाग्रह से प्रेजुडिस है उससे ग्रस्त। लेकिन नवीबाई लूढ़ा ने उसको जीत के एक नई मिसाल कायम की। मुंबई की क्या, पूरे देश की, पूरे भारत की महिलाओं को नवीबाई लूढ़ा की इस हिम्मत पे गर्व है। बिल्कुल गर्व भी है और इसको लेकर पढ़ा भी जाना चाहिए, जो इस किताब में भी आपने जिक्र किया है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि जो भी किसी भी आविष्कार की अगर बात होती है, किसी भी बड़े वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई चीज़ों की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है कि विदेश वालों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। लेकिन हवाई जहाज शायद किसी मुंबई करने उड़ाया था सबसे पहले,
वो क्या किस्सा था? वो किस्सा यह है कि आमतौर पे कहा जाता है, सारी किताबों में, विज्ञान की और किताबों में पढ़ाया जाता है कि वायुयान का आविष्कार, विमान का आविष्कार अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने किया। सर आरविल राइट और सर विल्बर राइट, दो राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया 1902 में। हाँ। लेकिन जो मूल कहानी है वो दिसंबर 1895 में भारत के मुंबई में, मुंबई की चौपाटी पे, गिरगांव चौपाटी पे लिखी गई। जब दिसंबर 1895 में गिरगांव के मुंबई के शिवकर बापू तलपदे नामक एक व्यक्ति ने अपने विमान का मुंबई की चौपाटी पे सार्वजनिक प्रदर्शन किया, और वो विमान उस समय हवा में मतलब कुल 56 सेकंड तक उड़ा भी, इतनी दूर तक। बहुत सारे लोग आए देखने। महाराजा वडोदरा ने शिवकर बापू तलपदे को ये दिया था, आर्थिक सहायता दी थी, ये आगे बढ़ता भी अगर भारत गुलाम ना होता। सर गुलामी के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। अगर भारत गुलाम ना होता तो राइट ब्रदर्स की बजाय वायुयान के आविष्कार का श्रेय मुंबई कर शिवकर बापू तलपदे जी को मिलता, क्योंकि गुलामी का जमाना था। और जैसे ही ब्रिटिश सरकार को मालूम पड़ा कि एक मुंबई वाले ने विमान खोजा, मारुत सखा नामक विमान था उसका, शिवकर ने बनाया था, जैसे हुआ वैसे ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो गए। फिर एक स्टेज सेट किया गया, एक झूठी कंपनी एक अंग्रेज ने खड़ी की, उसने वो शिवकर बापू से अप्रोच किया, बापू से फार्मूला मांगा कि हम लोग लंदन में आपको इस आविष्कार के लिए सम्मानित करना चाहते हैं, और बापू जी ने दे दिया। फिर उसके बाद उस कंपनी का पता नहीं, और इनके पास आविष्कार के रूप में जो शोध किया था वो सब कोई पता नहीं। और ब्रिटिश सरकार ने मतलब बापू ने शिकायत भी की कानूनी, लेकिन कुछ नहीं हुआ ब्रिटिश सरकार। हाँ, लेकिन उस टाइम पर कौन सुनने वाला था? और अगर आप इस चीज को सेल्यूलाइट के पर्दे पे देखना चाहें तो मुझे लगता है वो हवाई ज्यादा एक फिल्म है, आयुष्मान खुराना ने शिवकर बापू तलपदे का रोल किया है। अच्छा। इस कहानी को उसमें देखा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज ये कि जो नए बच्चे हैं जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो आज की पीढ़ी है, मैं 1990 से लगातार पत्रकारिता में हूँ। मेरी देखिए 22 किताबें हैं, मौलिक, संपादित, अनुवादित। 3 किताबें मुंबई से मराठी का अनुवाद है, व्यंग्य की किताबें हैं, और 7 किताबें मुंबई के इतिहास पे हैं। और मेरा सिर्फ ये है, जो आज की जो पीढ़ी है सर, वो पढ़ती नहीं। बिल्कुल। आप ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया, ये मेरे दिल में बसते हैं, मैं इसका एक पार्ट हूँ, इसके लिए सक्रिय रहता हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आप पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत करने के लिए आपके पास प्रिंट मीडिया पहला विकल्प होना चाहिए, अखबार, पत्रिकाएं। क्योंकि छपे हुए शब्दों का सम्मान, छपे हुए शब्दों की खुशबू, छपे हुए शब्दों का संदेश अलग होता है। और आजकल की जो पीढ़ी है, जिसको हम बोल सकते हैं आजकल की जो एक फेमस यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट, वो पढ़ती नहीं। बिल्कुल। अगर बस सिर्फ एक ही है, जो पत्रकारिता में आने के शौकीन हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो कुछ दिन तक खूब पढ़ें, हर तरह की किताबें पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें, अखबार पढ़ें, और अपना करियर हो सके तो 2-4 महीने ही सही, 6 महीने ही सही, प्रिंट मीडिया शुरू करें, उनका भविष्य निश्चित उज्जवल होगा। बिल्कुल। ये जो आमची मुंबई 2 है, इसका 1 भी होगा? हाँ। तो ये सारी किताबें आपकी कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? अगर कोई खरीदना चाहे तो क्या करे वो? अमेजन पे खरीदी जा सकती है। आमची मुंबई 1 2019 में आई। इस नाम से, जिस अखबार से मैं जुड़ा हूँ, दोपहर का सामना, इस नाम से मेरा कॉलम था, आमची मुंबई 2015 से 20 तक। तो पहली किताब 19 में आ गई, और ये दूसरी इसमें आई है अभी 2025 को, 1 महीने पहले। जैसे मुंबई के इतिहास पे मैंने मेरे कुछ 7 किताबें हैं। पहली किताब है 2012 में एक मराठी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद, मुंबई माफिया, एक एनसाइक्लोपीडिया, और वो मराठी पुस्तक थी जिसका अनुवाद हुआ।
मुंबई तील गुन्हेगारींचा एन्सायक्लोपीडिया, फिर मेरी जो दूसरी किताब थी 2019 में आमची मुंबई 2, आमची मुंबई 1, फिर आई मुंबई और हिंदी, फिर आई आज़ादी की लड़ाई में मुंबई का योगदान, उसके बाद स्वातंत्र्य लढ्यातील मुंबईचे योगदान, फिर ये आमची मुंबई 2, ये मेरा 7वां है। अगला एक जो मेरा अगला ड्रीम प्रोजेक्ट है, साहित्य और मुंबई, मुंबई अच्छा। पे लिखी किताबें, मुंबई पे लिखे उपन्यास, मुंबई पे लिखी कविताएं, मुंबई पे लिखी कहानियों की चर्चा होगी और उसमें 5 भाषाओं पे फोकस है। अच्छा, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप महुआ खबर में आए, अपना कीमती समय आपने दिया। आपको और भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुंबई के इतिहास की कहानी आपने बताई, ये माना जा सकता है कि जितने लोग इसको देख रहे होंगे, हो सकता है कि उसमें 99% इन कहानियों के बारे में ना जानते हो। फिल्मों के द्वारा आपने देखा जरूर होगा, पर इतनी गहराई से उनको समझा नहीं होगा। और अगर आप उन कहानियों को और बेहतर तरीके से समझना, पढ़ना और जानना चाहते हैं तो आमची मुंबई 1 और 2 जरूर खरीदें और पढ़ें, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर समझते हैं, उतना बेहतर बोलते हैं। तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए पढ़ते रहिए अपने देश के इतिहास को, मुंबई के इतिहास को और बाकी इतिहास को भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।